सो हे गाइस, आई एम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है भाई। मेरी को पूरी बुक में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वाला चैप्टर रखता है, क्योंकि इसमें से एक न्यूमेरिकल फिक्स है भाई जो आता है इस चैप्टर में से, ठीक है। और सबसे बड़ा चैप्टर है भी, और फ्यूचर में आपके काम भी आएगा वाला चैप्टर। जब आप कहीं पे जॉब में जाओगे तो वहां पे काम भी आता है, ठीक है भाई। फिलहाल शुरू करते हैं सबसे बढ़िया चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे मुश्किल चैप्टर। शुरू करते हैं। हाँ जी, नाम आता है क्या भाई? ये जो चैप्टर है या फिर ये जो सीरीज बन रही है, ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए है, ठीक है। चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो, चाहे आप सेमेस्टर 5 में हो, ठीक है, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगी ये वाली सीरीज, ठीक है। जो वीडियो बन रही है वो बन रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, चैप्टर नंबर है 11वां, ठीक है भाई। अच्छा, बुकों के हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। किसी बुक में आपको क्या बोलते हैं वो दे रखा हुआ चैप्टर 10वां, और किसी बुक में आपको दे रखा हुआ 11वां। मतलब किसी बुक में लिखा हुआ 10वां होगा आपके में, 10वां 11वां, और किसी बुक में 11वां दे रखा हुआ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा सर। आपका जो यूनिट है, कौन सी यूनिट है ये फिलहाल? हाँ, चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट के अंदर ही है, मतलब ये वाला चैप्टर करने के बाद, मतलब 11वां चैप्टर, मेरे हिसाब से 11वां चैप्टर करने के बाद आपका क्या बोलते हैं कंपनसेशन वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा इंसेंटिव वाला, जिसमें हम इंसेंटिव निकालना सीखेंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, चैप्टर नंबर 12वां होगा। उसके बाद आपकी पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, चौथी यूनिट जो भी आपकी, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहले चालू कर लेते हैं। नाम आता है भाई चैप्टर का कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको कंपनसेशन निकालना सीखना है, या फिर कंपनसेशन क्या होती है, या फिर जो सैलरी निकालते हैं हम, सैलरी क्या होती है, वेजेस क्या होते हैं, बोनस क्या होता है, ये सब चीजें आपको इसके बारे में सीखने हैं। जो भी चीजें इंप्लॉइज को मिलती है उसके काम करने के बदले में, उसको सीखना है कि वो होती क्या चीजें, जैसे बोनस क्या होता है, डियरेंस अलाउंस क्या होता है, एचआरए क्या होता है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। तो मैंने 2 चैप्टर को कंबाइन कर दिया इसमें कुछ बुक्स के, यानी आप जो आप मतलब अगर मैं आप हो बीकॉम प्रोग्राम में तो आपकी कोई बुक कंबाइन नहीं है, आपकी वैसी चल रही है रेगुलर के तौर पे, जैसे आपकी बुक है वैसी सिलेबस चल रहा है। लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स में हो तो ऑनर्स वालों के लिए मैंने 2 चैप्टर को कंबाइन कर दिया है। कौन सा? एक तो है चैप्टर का नाम है कंपनसेशन, और दूसरा कंपनसेशन के कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन, दोनों को कंबाइन कर दिया है। क्योंकि ये जो वो था कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है उतना ही है, मतलब कि जो बीकॉम प्रोग्राम वाली बुक में उसमें एक ही चैप्टर है कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अंदर क्या बोलते हैं ऑनर्स वाली बुक में 2 चैप्टर है, दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, एक चैप्टर बना दिया है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो थोड़ा सा बड़ी वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि लगभग 1 घंटे के आसपास जाएगी वीडियो शायद से, देखते हैं ठीक है भाई। जो भी होगा ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू करते हैं कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कंपनसेशन के कंपोनेंट्स, ठीक है भाई। हाँ जी, और हाँ, चालू करने से पहले भाई अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे पे कर देना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोशिश करना कि कॉल ना करें, ठीक है। व्हाट्सएप करें तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी होगा हम उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कॉल में क्या होता है भाई, कई बार आपका बिजी मिलता है, कई बार हमारा बिजी मिलता है, इससे ठीक से बात नहीं हो पाती, ठीक है। व्हाट्सएप पर करिए, आपको आराम से कल नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पे करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स के लिए नंबर दे रखा है 8059639586, आसान है। हाँ जी, शुरू करते हैं फिलहाल। अच्छा, नोट्स में ना भाई ये सारे टॉपिक नहीं होंगे, नोट्स के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रखे जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। हाँ जी, जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब कर लोगे, मतलब नोट्स में से आप कर लोगे तो 60-70% आपके हो जाएंगे आराम से, ठीक है। मतलब ये तरीके से मान के चलो रिवीजन की तरफ है, यानी अगर आपने एग्जाम दे रखा है, एग्जाम से पहले कुछ टाइम मिल गया अगर आपको तैयारी करने का, तो आप एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो आपका 60 से 80% का कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है भाई। हाँ जी, उसके अंदर फॉर्मुलेस भी लिख रखे कुछ ना कुछ सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स में हर चीज नहीं हो सकती ना भाई, नोट्स होता है छोटे कंसाइज होते हैं ना भाई। अगर पूरी बुक ही बनानी होती तो बुक ही ना भेज देते हम, मतलब बुक ही तो कोई ना लेता, तो बुक ही नहीं पढ़नी भाई, 250 पेज होगी, 500 पेज होगी, तो इसी वजह से नोट्स पढ़ते हैं ताकि 50 पेज के अंदर काम हो जाए। तो इस वजह से भाई शॉर्ट टॉपिक लिखे हुए, बहुत छोटे तौर पर, मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत छोटे करके लिखे गए नोट्स। फिलहाल चालू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है कंपनसेशन और उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहले बात आती है भाई कंपनसेशन होता क्या है, ठीक है। तो कंपनसेशन क्या है? इट इज व्हाट एम्प्लॉइज रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं ना, जितना भी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं वो जितना भी कंट्रीब्यूशन देते हैं किसको, एम्प्लॉय, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी चीजें प्रोवाइड करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले में जो भी चीजें उन्हें दी जाती है उसे बोलते हैं क्या, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन क्या होता है? जो भी चीजें किसको मिलती है, एम्प्लॉइज को मिलती है अपने काम करने के बदले में। एम्प्लॉइज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के बदले में उसे जो भी चीजें प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। आसान है ना? हाँ जी, तो कंपनसेशन की डेफिनेशन बहुत आसान है भाई, इट इज व्हाट एम्प्लॉइज रिसीव्ड in exchange for their contribution to organization। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने के बदले में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बदले में जितनी भी चीजें उन्हें क्या मिलती है वो एक्सचेंज में मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, कॉम्पनसेशन। आसान था भाई,
कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, बहुत आसान डेफिनेशन थी सैलरी और वेजेस के हिसाब से, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। अच्छा भाई आगे जो है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बीकॉम प्रोग्राम की बुक है उसमें 2 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन जो बीकॉम ऑनर्स की बुक है उसमें 3-3 चैप्टर दे रखे हैं, कंपनसेशन के कंपोनेंट्स के, और उसके बाद भाई उसको दे दिया इंसेंटिव्स वाले, ठीक है। तो 3-3 चैप्टर है। तो मैंने देखा भाई क्या बोलते हैं दोनों में टॉपिक जो है ना वो लगभग सिमिलर ही है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है ना यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। आप बुक से ना पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि भाई बुक में जो है ना वो मैक्स अप हो रखे हैं, यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक यहाँ पे मिल रहा है ऊपर, कोई टॉपिक आपको नीचे मिलेगा, कोई टॉपिक आपको कहीं मिल रहा है, कोई टॉपिक आपको कहीं मिल रहा है। मैंने अपने तरीके से बना दिया पूरा पूरा, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इन्हीं वीडियो के अंदर, आसान है। हाँ जी, तो आपके सारे के सारे टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा, मतलब कि मुश्किल से जो जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक कवर हो जाएंगे। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़े बहुत टॉपिक छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि भाई मेरे को लगता है यानी कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर्स करवा रहा हूँ, किसके कहाँ गया वो फैक्टर्स, ये रहा भाई, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयर रेम्युनरेशन, यानी एक एम्प्लॉय की रेम्युनरेशन को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहीं पे कोई वो किसी टॉपिक में दे देगा किसी बुक के अंदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कंपनसेशन, यानी फैक्टर एम्प्लॉय कई बार बोल देगा एम्प्लॉयर की कंपनसेशन, एम्प्लॉयर को कंपनसेशन मिलती नहीं मगर कई बार देनी पड़ती है, तो फिर वो भाई उसके फैक्टर्स बोल देगा। तो सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो सेम ही है, ठीक है, अलग अलग नाम से दे रखे हैं। या फिर मैंने बोल रखा था कहां गया वो प्रिंसिपल्स, ये रहा भाई प्रिंसिपल्स ऑफ वेज चलते सैलरी, प्रिंसिपल ऑफ वेज सैलरी। अब यहाँ पे ना किसी बुक के अंदर 2-2 टॉपिक दे रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ वेज सैलरी फॉर एम्प्लॉय, प्रिंसिपल ऑफ वेज सैलरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ वेज सैलरी फॉर क्या बोलते हैं मैनेजर्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स दे रखे हैं। तो इसमें ना जो मैं वेज सैलरी वाले फैक्टर्स बताऊंगा या फिर ये जो टॉपिक मैंने लिखवाए ना, ये ऐसे टॉपिक्स है भाई जो आप किसी पे भी लिख सकते हो। तो कहीं पे भी प्रिंसिपल ऑफ वेज सैलरी आए तो आप ये 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे ना आराम से भाई, हर पॉइंट के अंदर ये जो 4 पॉइंट है ये हर जगह पे अप्लाई हो जाएंगे, किसी भी पॉइंट्स के अंदर, आसान है ना। क्योंकि हम हर किसी के हिसाब से अलग अलग याद नहीं कर सकते ना भाई। तो एग्जाम के टाइम पे आपको बस ये याद रखना है कि ये 4 पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल के रूप में बनेंगे, चाहे कोई सा भी प्रिंसिपल पूछ ले, आप ये 4 पॉइंट लिखिए ना, आपका काम हो जाएगा, आसान है ना। तो इस तरीके से मैंने कुछ टॉपिक छोड़ रखे हैं जो मेरे को लगता है भाई उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं सारी करवा दूंगा दोनों बुकों में से, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आराम से बाकी चेक करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। हाँ जी, विश्वास करो यार मेरे पे, मैं करवा दूंगा, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं। हाँ जी, कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन मतलब होता है एक एम्प्लॉइज को उसका काम करने के बदले में जो भी चीजें मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। हाँ जी, अगला आता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है समझिए, कुछ ऐसी कंपनसेशन भी होती है जो बिजनेस देता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन देता है किसको? एम्प्लॉइज को, और बिना कुछ काम करे, यानी कि जो काम किया उसने उसके बदले में उसे सैलरी मिल गई तो उसे बोलते हैं कंपनसेशन। लेकिन बिना कुछ काम करे भी अगर कोई चीज आपको मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लेते हैं आप काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी सैलरी फिक्स करी कि आपको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपए पर मंथ, आसान है। हाँ जी, तो आपकी सैलरी फिक्स हो चुकी है 20,000 रुपए पर मंथ। ये जो सैलरी है वो किस चीज की होती है? सैलरी होती है काम करने के बदले में। लेकिन पता है आपको ना वो जो सैलरी दी गई है वो 30 दिन की या फिर 31 दिन की होती है, यानी कि पूरे महीने की सैलरी होती है, आसान ना। फरवरी में 28, 29 भी में मेरे को पता है, ठीक है, मतलब पूरे महीने की सैलरी होती है जो भी आपको सैलरी दी गई होती है। लेकिन आप नोटिस करोगे लेकिन आपने पूरे महीने तो काम किया ही नहीं, जो आपको 20,000 रुपए सैलरी दी गई है वो तो पूरे महीने की है, लेकिन आपने पूरे महीने काम नहीं किया। वो कह रहा है पूरे महीने तो काम किया होगा तभी तो मिली है। नहीं भाई, कई बार पूरे महीने काम नहीं किया क्योंकि संडे की तो छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी के फिर भी आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आसान है ना। हाँ जी, तो उस दिन तो आपने काम किया ही नहीं, तो आपको जो सैलरी मिल रही है पूरे महीने की वो तो आपके लिए क्या बन गई? कंपनसेशन पूरे महीने की, जो काम करने के बदले में मिल रही है, जैसे कि 18 या 16,000 रुपए। और वो जो संडे जो है ना, जिस दिन आपने काम नहीं किया फिर भी आपको उसकी सैलरी मिल रही है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। यानी ऐसी कंपनसेशन जिसमें आप काम भी नहीं कर रहे तब भी आपको क्या मिल रही है? सैलरी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कंपनी में गए काम करने के लिए, लेकिन कंपनी में मशीन ही खराब हो गई थी, मशीन खराब हो गई थी तो फिर आपके पास काम करने के लिए काम था ही नहीं, तो कंपनी वाले ने बोला कोई दिक्कत नहीं हम ठीक करते हैं, जितने में आप बैठ जाओ थोड़ी देर। तो आप बैठ गए, वो मशीन के ऑपरेटर आए थे और वो ठीक करने लगे मशीन को ठीक करने में लग गया पूरा दिन, तो इस वजह से आपको काम ही नहीं करना पड़ा, समझ में आया। लेकिन फिर भी कंपनी करती है, आपको बैठाया उन्होंने तो इस वजह से वो पैसे देते हैं। वो क्यों देते हैं पैसे? उस तरह की कंपनसेशन, जब आप काम नहीं करते, जब आप आउटपुट नहीं बनाते, जब आप प्रोडक्शन नहीं करते, उस टाइम पे भी आपको जो सैलरी दी जाती है उसे क्या बोलते हैं भाई? कंपनसेटरी, क्या बोल रहा हूं? सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, आसान भाई। हाँ जी, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट। क्या बोलते हैं इसे? फ्रिंज बेनिफिट। तो फ्रिंज बेनिफिट मतलब क्या होता है भाई? फ्रिंज बेनिफिट होता है भाई कि आपने कोई काम नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर भी आपको क्या मिल रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है, उसको बोला जाता है फ्रिंज बेनिफिट,
आसान है। जैसे कि तौर पे लाइक इंश्योरेंस करवाना, क्या आपने इंश्योरेंस के लिए काम किया था जॉब? नहीं जी, आपने तो सैलरी के लिए दी, सैलरी तो आपको मिल रही है, लेकिन कंपनी वाले इंश्योरेंस अलग से और करवा के दे रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। जैसे सिक्योरिटी आपकी, जैसे कि हेल्थ इशू कोई हो गया तो फिर उसका इलाज करवाना, या फिर बोनस वोनस देना। क्या आपने बोनस के लिए काम किया था? नहीं, जॉब सैलरी का मतलब जॉब काम कर रहे थे उसके लिए आपको क्या बोलते हैं सैलरी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी कंपनी वाले खुश होकर आपको मोटिवेट करने के तौर पर आपको कुछ पैसा दे रहे हैं जैसे बोनस के तौर पर, उसे क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। आसान है। हाँ जी, तो इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन एफिशिएंट एचआर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। ये अच्छे लोग हैं ना, जैसे कि जो अच्छे क्वालिटी वाले पीपल होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको खींचने के लिए कंपनी अच्छे बोनस देती है। जितने ज्यादा कंपनी अच्छे बोनस देगी उतने ज्यादा अच्छे लोग हमारे पास आएंगे और हमारे पास बोलेंगे सर हमको जॉब पे रख लो, है ना भाई। कंपनी के पास अच्छे लोग कब आएंगे? जब कंपनी अच्छा बोनस देगी, अच्छे पैसे देगी, अच्छी सिक्योरिटीज देगी, इंश्योरेंस देगी, बढ़िया है, तभी लोग अच्छे आएंगे काम करने के लिए, बढ़िया क्वालिटीज वाले लोग। हाँ जी, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ये सब प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं। टू मोटिवेट एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे इंप्लॉइज हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी क्या करती है? ये सब काम देती है, मतलब सप्लीमेंट्री कंपनसेशन देती है। आसान भाई। अब सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं किस तरीके से जो क्या बोलते हैं कंपनी है वो देती है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, कौन से तरीके से दे सकती है? फॉर एग्जांपल के तौर पे पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, यानी कि कंपनी में कभी कभार क्या करती है वो पेमेंट करती है उस टाइम के लिए भी जिस टाइम पे आपने काम ही नहीं किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था संडे का, आपने संडे को काम नहीं किया फिर भी आपको क्या करी? पेमेंट मिली, है ना भाई। हाँ जी, जैसे कि कंपनी कई बार दिवाली की छुट्टी देती है, होली की छुट्टी देती है, तो फिर आपने उस दिन काम नहीं किया ना, फिर भी आपको उसकी सैलरी मिलती है। हाँ जी, इस तरह की कंपनी करती है। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है? वो कंपनसेशन जिस दिन आपने काम नहीं किया तब भी आपको क्या मिलती है? उसकी पेमेंट मिलती है, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। आगे चलते हैं। हजार्ड प्रोटेक्शन। हजार्ड प्रोटेक्शन मतलब होता है मान लो कोई चोट वोट हो गई या फिर आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाती है। क्या करवाती है? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की फॉर्म में या फिर हेल्थ की फॉर्म में या फिर आपके इलाज करवाने की फॉर्म में कंपनी क्या करवा रही है भाई? आपके लिए प्रोटेक्शन करवा रही है, आपकी हेल्थ का प्रोटेक्शन करवा रही है, तो इसको बोलते हैं हजार्ड प्रोटेक्शन। आसान है। हाँ जी, ये भी सप्लीमेंट्री कंपनसेशन किया जाता है, क्योंकि आपने जॉब नौकरी मतलब इसके लिए थोड़ी ना करी थी, आपने तो सैलरी के लिए करी थी, सैलरी आपको मिल रही है, फिर भी कंपनी आपको इंश्योरेंस करवा के दे रही है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? हजार्ड इंश्योरेंस या फिर हजार्ड प्रोटेक्शन। आगे चलते हैं। एम्प्लॉई सर्विस, यानी कि कई बार क्या होता है कंपनी एम्प्लॉय के सर्विस के लिए ना कुछ चीजें उसे दे देती है, जैसे बोनस के तौर पे। जैसे कंपनी सर्विस अच्छी करी एम्प्लॉय ने, तो फिर उसकी सर्विस के लिए कंपनी उसके बोनस दे देती है, या फिर ड्राइविंग अलाउंस दे देती है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसके लिए एचआरए कर देती है, हाउस रेंटल अलाउंस। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय यहाँ पे रहता है तो वो यहाँ से दूर जाता है काफी घर के लिए, तो उसे लेट हो जाता है काफी ज्यादा, वो आने जाने में दिक्कत करता है, तो कंपनी कई बार एक ग्रैंड मतलब एक कमरा बना देती है उसके लिए कि आप यहीं पे रहोगे, आप पूरा मतलब पूरे साल पूरे टाइम तक जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हो आप यहीं पे रहोगे, आपका करोगा, और इसका जितना भी रेंट होगा वो कंपनी भरेगी। इसको बोलते हैं हाउस रेंटल अलाउंस। आसान भाई। हाँ जी, तो कंपनी क्या करती है कई बार एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि हाउस रेंटल अलाउंस, ड्राइविंग अलाउंस, तो ये सब चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसको भी क्या बोलते हैं भाई? सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। आगे चलते हैं। लीगल पेमेंट्स। कई बार क्या होता है लीगल पेमेंट्स कंपनी कर देती है। कंपनी लीगल पेमेंट्स कैसे करती है? जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है किसी केस में फंस गया है, कोई एम्प्लॉय किसी केस में फंस गया है और वो नहीं चाहती कंपनी की एम्प्लॉय यहां से छोड़ के जाए या फिर कोई दिक्कत करे, तो छोटा मोटा केस था, ज्यादा क्या बोलते हैं बड़ा भी केस नहीं था, ठीक है। जैसे मान लो ड्राइविंग में एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इस वजह से क्या बोलते हैं गाड़ी वाड़ी ठुक गई है कहीं पे और इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे कंपनी ही पे कर देती है वो जो क्लेम होता है लीगल क्लेम, तो ये सब चीजें क्या कर देती है? कंपनी पे कर देती है। तो इस तरीके से जो क्या बोलते हैं कंपनसेशन देती है कंपनी, उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, या फिर आप कह सकते हो फ्रिंज बेनिफिट। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ये है फ्रिंज बेनिफिट्स के टाइम, मतलब फ्रिंज बेनिफिट्स के टाइप्स, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं फिलहाल। अच्छा, एक वर्ड आता है भाई जिसका नाम है हाँ जी, परक्विसाइट्स। परक्विसाइट से होता क्या है? परक्विसाइट से मतलब होता है कुछ आप पता है नए नए मेंबर्स आ गए, नए नए मैनेजर्स आते हैं, नए नए लोग आते हैं, तो फिर उन नए नए लोगों के लिए कंपनी ना या फिर जो कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं अच्छे लेवल पे जो काम करते हैं उनके लिए कुछ नए नए गिफ्ट या फिर कुछ नए नए तोहफे निकाले कंपनी ने, कुछ नए कंपनसेशन देने के तरीके निकाले कंपनी ने, उसको बोलते हैं परक्विसाइट्स। जैसे कि सर्वल न्यू बेनिफिट्स फॉर एग्जीक्यूटिव्स के लिए कुछ नए तरीके निकाले हैं ताकि उनको अच्छे तरीके से क्या हो सके, उनको और क्या दे सके, यानी कंपनी की तरफ से और चीजें मिल सके। जैसे कि कंपनी की तरफ से क्या देना? क्रेडिट कार्ड देना, कंपनी की तरफ से क्या करवाना? इंश्योरेंस करवाना बढ़िया क्वालिटी वाला, कंपनी की तरफ से टीवी गिफ्ट करना, कंपनी की तरफ से
ये मतलब कि वॉशिंग मशीन गिफ्ट करना, ये सब चीजें क्या आ जाती हैं, परक्यूट साइट्स पे आ जाती है। आसान है, हाँ जी। तो कंपनी सैलरी तो दे ही रही है काम करने के बदले में, ये सब चीजें अगर आपको देती है तो फिर इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। आसान है। और जिसका एक वर्ड क्या रहता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट, और दूसरा बोलते हैं परक्यूट साइट्स। आगे चले भाई, ठीक। हाँ, अगला टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है भाई। दिमाग खराब हो गया भाई तुम्हारा पेपर के चक्कर में। कल शाम को शूट किया 11 बजे तक, अब सुबह सुबह आ जाओ यहाँ पे फिर दोबारा शूट कर दो, और इतना बड़ा चैप्टर, पता 1.5 घंटा में वो समझने में लगा 2-3 चैप्टर को कंबाइन कैसे करूं मैं, अलग अलग टॉपिक किसी में आगे दे रखे हैं, किसी में पीछे दे रखे हैं। और बताओ फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बस खाली आराम से वीडियो देखे जा रहे हो। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, तुम्हारा पास करवा रहे तुम्हें, ठीक है, और कहीं में मिलेगा नहीं ऐसा कंटेंट, फिर भी ठीक है। सच में भाई जिसने सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, सच बता रहा हूँ, दिल से थैंक यू भाई, कलेजी फेफड़े सबसे थैंक यू है, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कोई दिक्कत नहीं सर, आप देखो आराम से, बाद में कर दियो सब्सक्राइब, ठीक है। बुरा नहीं मानते हम नहीं मानते बुरा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अच्छे हो हम भी अच्छे हैं, दुनिया की रीत है भाई, ठीक है। हाँ जी, तो मिलते हैं अगले एग्जाम के साथ, ठीक है, आपसे फिर दोबारा से, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो तो कर ही रहे हैं भाई, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, थैंक यू। चालू करते हैं फिलहाल। क्या करें भाई, अपने आप को मोटिवेट खुद करना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ में तो कोई है ही नहीं, अकेले अकेले कितना बंदा करेगा काम। शुरू करते हैं, हो गया दिमाग आ गया कहीं में। चालू करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। नाम आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि हम क्यों करते हैं कंपनसेशन, एम्प्लॉइज को कंपनसेशन क्यों देते हैं भाई। एक बार चेक कर लो, कभी वीडियो पॉज हो गई है, मेरी टाइम बर्बाद हो रहा है, सारी जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी, इतनी मेहनत लगाई है इस पे। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन, हम कंपनसेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, किसको, क्या होता है, एम्प्लॉइज को क्यों देते हैं भाई। पहली चीज, एक्वायरिंग क्वालिफाइड पर्सनल्स, यानी क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हायर करने के लिए, अच्छे एम्प्लॉइज अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें कंपनसेशन देते हैं। क्योंकि अगर अच्छे कंपनसेशन नहीं देंगे तो कोई से भी आ जाएंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मशीनें खराब कर देंगे, नौसिखिए होंगे। इस वजह से अच्छे सैलरी देंगे, अच्छी चीजें देंगे उन्हें, अच्छी क्या बोलते हैं जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तो इस वजह से क्वालिफाइड लोग आते हैं हमारे पास, अच्छे लोग आते हैं काम करने के लिए। दूसरी चीज, रिटेन प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉयज है अभी भी, जो हमारे पास एम्प्लॉय अभी भी काम कर रहे हैं, उनको रिटेन करने के लिए, उनको रोक के रखने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें कंपनसेशन देते हैं। रिवॉर्ड डिजायर बिहेवियर, क्या होता है भाई, रिवॉर्ड डिजायर बिहेवियर, कुछ लोग क्या होते हैं भाई, वो चाहते हैं जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड मिले, और इस वजह से ना वो काम कर रहे हैं और अच्छा, ठीक है। तो अगर हम उन्हें सैलरी देते रहते हैं तो फिर एक तरह से रिवॉर्ड का काम करती है, और वो सोचते हैं मेरे को बदले में इतनी सैलरी मिल रही है, वाओ मेरे को तो और काम करना चाहिए, आसान है ना। हाँ जी, तो इस वजह से वो और काम करते हैं। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, क्या करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो हमने सैलरी यानी कि जो कंपनसेशन है वो फिक्स कर दिया कि इसको इतना कंपनसेशन मिलेगा, इसको इतना कंपनसेशन मिलेगा। और ये फिक्स करने से पता है क्या फायदा होता है, अगर मान लो कोई चीज फिक्स नहीं है तो फिर कोई भी आएगा कितना भी पैसा लेके जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा खर्चा कितना जा रहा है, कहाँ पे किस जगह पे कितना खर्चा हो रहा है, किस जगह पे कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हाँ जी, ऑब्जेक्ट मतलब कंपनसेशन तय करते हैं, कंपनसेशन बनाते हैं, लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। अगला लीगल रेगुलेशंस, लीगल रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है ना भाई, आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपके पास, आपको उनको क्या देनी पड़ेगी, कंपनसेशन देनी पड़ेगी, और क्या बोलते हैं ड्राइविंग अलाउंस देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। हाँ जी, तो इन लीगल रेगुलेशंस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज को। शुरू करते हैं भाई, बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ वेज सैलरी, यानी कि प्रिंसिपल्स, यानी अगर हम किसी को सैलरी देना चाहते हैं तो उसकी नियम क्या है, हम किस तरीके से क्या करते हैं उनको सैलरी दे सकते हैं। तो पहला, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट्स लिखे हैं ना भाई, यही पॉइंट्स आप उसमें भी लिख सकते हो, यानी कि एम्प्लॉइज के लिए आसान है। सब भी जो भी टॉपिक बोलेगा प्रिंसिपल्स अगर बोल रहा है यही पॉइंट लिखे आना। हाँ जी, तो हम प्रिंसिपल मतलब किस तरीके से दे सकते हैं उन्हें सैलरी। पहली चीज मतलब कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें जब आप सैलरी देने जा रहे हो किसी को तो फिर उसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंक्लूड। पहली चीज, एम्प्लॉय इंटरेस्ट, उस सैलरी में एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप 5 रुपए दे रहे हो किसी को पूरा दिन काम करने के बदले में, फिर वो मना कर देगा भाई, सीधी बात है ना। हाँ जी, तो यानी कि ऐसी सैलरी देनी है जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट भी हो, वो लेना भी चाहता हो, ऐसी सैलरी देनी है। मान लो अब पूरे दिन उसने काम किया पैसों के लिए, और लास्ट में आपको दे देते हो, ले भाई एक रोटी ले ले या फिर एक कपड़ा ले ले, उसको चाहिए नहीं वो चीज, उसके पास पहले से ही है वो चीज, उसको तो कुछ और खरीदना था, समझ में आया। हाँ जी, तो सैलरी आपको ऐसी देनी है जिसमें क्या हो, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट हो। आगे चलते हैं, सिंपल और क्लियर, उसकी सैलरी का उसे पता होना चाहिए कि आपकी इतनी सैलरी है, और सिंपल तौर पर क्लियर 100 रुपए, यानी अगर आप एक घंटा काम करोगे तो 100 रुपए मिलेंगे, 2 घंटा काम करोगे तो 200 रुपए मिलेंगे, 3 घंटा काम करोगे तो
300 रुपए मिलेंगे, जितने घंटे काम करोगे उतने हिसाब से पैसे मिलेंगे। आसान है, उसको पता होना चाहिए सिंपल सैलरी और क्या बोलते हैं उसकी क्लियर सैलरी, उसको पता होना चाहिए कैसे मिलेगी उसे और कितनी मिलेगी। ठीक है, अगली चीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस कर सकते हो आप आराम से, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही कर दिया आपने, लंबे समय तक फिक्स ही है वो। आप कोई मतलब सैलरी और कोई बोलता भैया मैं कोई इतनी सैलरी पे काम नहीं करूंगा, मैं इतनी सैलरी पे काम करूंगा, तो आप सीधा मना करो तो नहीं भाई नहीं कर सकते हम। तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो कोई ज्यादा मांगता है या फिर कम पैसे कर सकता है तो आप कर सको उसके अंदर, आसान है, चेंजेस कर सको उसकी कंपनसेशन में, तो ऐसा कंपनसेशन होना चाहिए। अगली चीज एम्प्लॉय नोन, जो उसका कंपनसेशन है वो एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए पहले से कि मेरे को ये चीज मिलने वाली है ये काम करने के बदले में। कभी ये ना हो कि मैंने इतना काम किया और आपने मेरे को बदले में बस ये दिया था ना, ऐसा इसमें हाँ जी, एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि भाई हाँ आपको ये मिलने वाला है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई, और उसके बाद टॉपिक खत्म करते हैं फटाफट से। नाम आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय रेम्युनरेशन। ऐसे फैक्टर जो एम्प्लॉय के रेम्युनरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कभी कभार तो एम्प्लॉय का रेम्युनरेशन बढ़ जाता है, यानी कि वो अच्छा काम करेगा तो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, तो कभी कभार एम्प्लॉय का रेम्युनरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से उसकी सैलरी बढ़ जाती है और उसकी सैलरी घट जाती है, शुरू करते हैं भाई। बस दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा क्या है, इंटरनल फैक्टर। आसान है, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं, वो दो फैक्टर है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला आता है लेबर मार्केट। क्या, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट डिसाइड करती है भाई एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी मिलनी है, ठीक है भाई। हाँ जी, इसमें कैसे डिसाइड किया जाता है, इसमें अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि पहला तरीका क्या है, ये तरीका है भाई डिमांड एंड सप्लाई। ये डी और एस लिखा हुआ है ना, ये है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका रेम्युनरेशन डिसाइड करते हैं। जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है वो डिसाइड करती है क्या, रेम्युनरेशन कितना देना है। आसान है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे हम क्या कर देते हैं भाई, उसका लेबर मतलब जितनी डिमांड होती है जितनी सप्लाई होती है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसकी सैलरी फिक्स करते हैं। आसान है। आगे चलते हैं, अगला आता है भाई गोइंग रेट। गोइंग रेट मतलब जो रेट अभी चल रहा है ना उसके हिसाब से, जैसे हम मार्केट में पता कर लेते हैं अभी रेट क्या चल रहा है, अभी रेट चल रहा है भाई 20,000 अभी चल रहा है 30,000, उसके हिसाब से हम भी अपना रेट फिक्स कर लेते हैं कि इतना से रेट आपको देंगे आपको काम करने के बदले में। ठीक है, अगली चीज आती है भाई प्रोडक्टिविटी। जितना वो काम करता है उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसे मतलब कंपनसेशन दे सकते हैं। तो कंपनसेशन देने के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर कौन से हैं, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं भाई। पहला डिमांड सप्लाई के थ्रू हम रेट डिसाइड कर सकते हैं, सैलरी डिसाइड करते हैं। दूसरा गोइंग रेट के थ्रू, यानी कि जो रेट चल रहा है मार्केट में उसके थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रोडक्टिविटी, जितना उसने प्रोडक्शन किया उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेट डिसाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या आता है भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, रेट डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी फैक्ट्री जो है वो गांव जैसे एरिया में है तो वहां पे तो लोग कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है या फिर आपकी फैक्ट्री जो है वो गांव से में शहर जैसे एरिया में है तो वहां पे लोगों को सैलरी ज्यादा चाहिए होती है। तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी देनी है। अगर शहर वाले लोगों को जॉब पे रखना है तो सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले से ज्यादा है, और जो गांव वाले लोगों को काम पे रखना है तो सैलरी कम कर दे सकते आप क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। आसान है ना। हाँ जी, तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है कि आपको सैलरी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर ज्यादा है तो ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, और ज्यादा सैलरी ऐसे नहीं कि बेस सैलरी बढ़ा दी, नहीं, डियरेंस अलाउंस के थ्रू, क्योंकि महंगाई हो रही है ना भाई, तो डियरेंस अलाउंस के थ्रू आप बढ़ा सकते हो। अगली कॉस्ट अगर कम है तो सैलरी भी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अगला आता है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन के बाद क्या तरीके से आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तीसरा तरीका कौन सा है, लेबर यूनियन। कई बार क्या होता है, लेबर जो होते हैं ना वो ग्रुप में खड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार होता है दिल्ली में लेबर चौक बहुत सारे हैं जहां पे लेबर जाके खड़े हो जाते हैं, आपको जो इससे भी काम करवाना है आप लेबर वहां से ले उठा लाओ, है ना। हाँ जी, तो लेबर यूनियन पहले से फिक्स कर देती है कि हमारा रेट कितना है, जैसे 1000 रुपए एक दिन का या फिर 800 रुपए एक दिन का, ठीक है, या फिर 500 रुपए एक दिन का, जो भी रेट उन्होंने फिक्स किया है उस यूनियन के थ्रू आप अगर डिसाइड करते हो वो रेट ठीक फिक्स आपके लिए, तो आप जो भी यूनियन ने रेट डिसाइड किया उस फिक्स रेट के थ्रू आपको क्या देनी पड़ेगी, उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। जितना भी उन्होंने मांगा है उतना आपको देना पड़ेगा। आसान है। हाँ जी, अगला यूनियन इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन। अब कुछ बार कई बार क्या होता है, यूनियन जो होती है ना वो इन्फ्लुएंस कर देती है डिसीजन को। जैसे मान लो मैं 10 बंदे हायर करना चाहता हूं, उनका रेट था 500, तो मैं जाके वहां पे बार्गेनिंग भी कर सकता हूं कि भाई थोड़ा कम कर लो ना, इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं इतना पैसा दूंगा, काम कर लो, इतने में हो जाएगा काम। मतलब आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन मेन क्या चलता है भाई, जो उन्होंने फिक्स कर रखा है ना वही रेट चल रहा होता है। हाँ, कई जगह पे हो सकता है बार्गेनिंग, अगर वो मान जाते हैं सामने वाले तो आप यूनियन से बार्गेनिंग करवा के भी क्या कर सकते हो, लेबर को चेंज करवा सकते हो कंपनसेशन का। आगे चलते हैं, लेबर लॉस। आपको जो कंपनसेशन देना पड़ेगा वो किसके हिसाब से देना पड़ेगा, लेबर लॉस के हिसाब से। तो लेबर लॉस के हिसाब से भी आपको क्या करना पड़ता है, अफेक्ट होता है क्या हमारा कंपनसेशन। जैसे कि लेबर लॉ में भाई लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 के थ्रू आपको क्या देना पड़ेगा, उनको वेजेस देनी पड़ेगी जो भी 1936 के एक्ट में लिखा हुआ है। अब भाई आपको यहाँ पे पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको अगर कुछ पूछे तो आपको इतना लिख के आना बस।
आसान है। हाँ जी, तो लेबर वेज लॉ जो एक्ट है 1936 का, उसके थ्रू आपको जो है ना वो क्या देना पड़ेगा, उनको वेजेस देनी पड़ेंगी। अगला मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि एक वेजेस एक्ट आया था मिनिमम 1948 के अंदर, 1948 के अंदर मिनिमम वेज एक्ट आया था, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि एक लेबर को मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए कम से कम, उससे ऊपर देना पड़ेगा। अगर आपने उससे नीचे दे दिया तो आप पे केस हो जाएगा कंपनी पे, समझ में आया? जैसे एक इंप्लॉय की 8,000 सैलरी बेसिक सैलरी होनी चाहिए, अगर आपने इससे नीचे दे दिया किसी को 5,000 रुपए दे दिए, 2,000 रुपए दे दिए पूरे महीने काम करवाने के बदले में, तो आप पे केस कर सकता है वो लोग, समझ में आया? जिम्मेदार आप हो गए। तो आपको जो सैलरी देनी है, कंपनसेशन देना है, वो इस मिनिमम वेज एक्ट से क्या देना है, ऊपर देना है। आगे चलते हैं, बोनस एक्ट 1965, जो आपको बोनस देना है वो बोनस एक्ट के थ्रू देना है, वो भी कौन सा एक्ट, 1965। ऐसे ऐसे काफी सारे एक्ट हैं, तो उसको ध्यान में रख के आपको क्या करना है, लॉ के हिसाब से आपको वेजेस देने पड़ेंगे, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। शुरू करते हैं अगला, न्यू गाइडलाइंस ऑन 14 जुलाई 1993। भाई अभी तक जो एक्ट बनी है उसमें से नई गाइडेंस सबसे ये वाली है 1993 की 14 जुलाई, ठीक है, जो कि किसके लिए बनी थी, मैनेजर्स के लिए बनी थी, जिसमें उसको बताया गया था कि सैलरी उनको कितनी देनी पड़ेगी, 50,000 पर मंथ इंक्लूडिंग डीआरए, मतलब सॉरी ड्राइविंग अलाउंस, ड्राइविंग अलाउंस इंक्लूड करके मैनेजर्स को कितना मिलना चाहिए, 50,000 पर मंथ। तो जितने भी मैनेजर होंगे कंपनी में उनको मिनिमम मतलब कितना मिलना चाहिए, लगभग 50,000 पर मंथ। और भी चीजें हैं उसमें अफेक्ट करती हैं जो बिजनेस को, आपको पूरा पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो बेसिक सैलरी ये है कि 50,000 मिलना चाहिए इंक्लूडिंग क्या चीज, एक्ट के मतलब इंक्लूडिंग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग अलाउंस। आसान है, हाँ जी। तो ये चीज आती है भाई जो अफेक्ट करती है एक्सटर्नल फैक्टर को। थोड़ी सी चीजें और रह गई, जैसे कि सोसाइटी, कई बार सोसाइटी भी अफेक्ट करती है। आप समझ लोगे कि भाई सोसाइटी अगर अच्छी है तो मतलब ज्यादा डेवलप है तो क्या बोलते हैं, सैलरी भी ज्यादा मिलने के चांसेस है। अगर आप थोड़ी लोअर क्लास सोसाइटी जैसे रहते हो तो सैलरी भी कम मिलती है वहां पे। अगर कब इकोनॉमी, कई बार इकोनॉमिक की कंडीशन भी डिपेंड करती है, जैसे कोरोना वायरस के अंदर सैलरी किसी को मिल नहीं रही थी तो सैलरी का रेट घट गया, कंपनसेशन घट गया। लेकिन वहीं पे जब कोरोना वायरस हट गया अब सबको सैलरी मिल रही है, मतलब अब सबको जॉब मिल रही है, तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। आसान भाई, हाँ जी। तो एम्प्लॉय मतलब इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों ही अफेक्ट करती हैं किसको, एम्प्लॉय की रेम्युनरेशन को, यानी सैलरी उसकी ज्यादा होगी या फिर कम होगी। चालू करते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के अंदर ही है और वो बिजनेस की कंपनसेशन को या फिर सैलरी को अफेक्ट करते हैं। सॉरी भाई, हाँ जी। शुरू करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी। तो क्या चीज भाई, बिजनेस स्ट्रेटजी। जैसी बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है ना उस हिसाब से कई बार क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। जैसे बिजनेस की स्ट्रेटजी बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है वो है कि भाई हम 6 महीने या फिर वो साल मतलब कि जो दिन में 12 घंटे काम करवाएंगे तो 12 घंटे के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा। बिजनेस की स्ट्रेटजी 8 घंटे काम करवाने की तो 8 घंटे के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा। आसान है, जैसे बिजनेस की स्ट्रेटजी होगी उस तरीके से हम कंपनसेशन बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे 12 घंटे काम है तो कंपनसेशन ज्यादा देना पड़ेगा, 8 घंटे काम है तो कंपनसेशन कम देना पड़ेगा। स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगला भाई किस पे डिपेंड करता है, अगला डिपेंड करता है भाई जो हमने कहा था जॉब इवोल्यूशन और क्या बोलते हैं वो कहा था परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जॉब इवोल्यूशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो पिछला चैप्टर किया था उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको जॉब मिली हुई है जो सी या फिर जिसकी परफॉर्मेंस जैसी है उसके भी पे आपको उनको उतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं भाई सारे, हाँ जी। और अगला क्या इफेक्ट करता है, एम्प्लॉय। बाकी एम्प्लॉय खुद भी अफेक्ट करता है। एम्प्लॉय अगर चाहता है कि मेरे को थोड़े ज्यादा कंपनसेशन मिले तो वो बात करके अपनी सैलरी बढ़वा सकता है। आसान है, हाँ जी। तो ये फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई जा सकती है और किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी घटाई जा सकती है। आसान भाई, हाँ जी। यहाँ पे खत्म होता है भाई ये वाला टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। बहुत मेहनत लग रही है आपकी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है सर। तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। चालू करते हैं भाई अगली क्लिप के साथ, ठीक है। सॉरी, शुरू करते हैं भाई। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लो फटाफट से, फिर उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, तो शुक्र है फिर तो चालू करते हैं फटाफट से भाई। कंटेंट बहुत ज्यादा है और टॉपिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा कम है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ना थोड़ा भाई एक ही बोर्ड में मैंने ज्यादा लिखने की कोशिश करी है, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है राइटिंग थोड़ी छोटी हो गई है, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि भाई एक बार क्वालिटी अच्छी करके बढ़िया मतलब 1080p में करके या फिर क्या बोलते हैं 720 में करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मेरे को लग रहा है कि आप देख रहा है क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे जूम वाला फीचर आ ही चुका है, तो आप जूम करके ऐसे देख सकते हो आराम से क्या लिखा हुआ है वो चीज, ठीक है भाई। हाँ जी, फिलहाल आप जूम करके देखो, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो पे जूम करके देखो, ऐसे वो आराम से जूम हो जाती है, जिस साइड पे चाहोगे उस साइड पे वो जूम हो जाएगी, ठीक है भाई। हाँ जी, बाकी आपको पता ही है, ठीक है सब चीज। चालू करते हैं।
टॉपिक चालू करते हैं भाई फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर ये वाला, फिर उसके बाद चलते करेंगे अगली वीडियो के साथ, ठीक है भाई। हाँ जी, मतलब यहाँ पे बस इतना ही सही है, और आपके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। चालू करता हूँ फिलहाल में, मतलब 11वां खत्म हो जाएगा, 12वें से चालू करेंगे, जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इंसेंटिव्स, ठीक है, यानी कि डिफरेंस अलाउंस HRA कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें, मतलब उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, वो सब चीजें सीखेंगे। अभी फिलहाल शुरू करता हूँ चैप्टर नंबर 11। तो 11वां चैप्टर है भाई, चालू करते हैं। नाम आता है एस्टेब्लिशिंग पे रेट्स, यानी कि जो पे रेट्स है उसमें क्या क्या चीजें एस्टेब्लिश, मतलब कैसे डिसाइड करी जाएगी कि किसको कितना पेमेंट करनी है। आसान है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसी इंसान को कितनी पेमेंट करनी है। तो पहली चीज पे स्केल के बेसिस पे, पे स्केल के बेसिस पे जो हमारा पे स्केल होगा उसके हिसाब से आप चेक कर लो कि अगर कोई मतलब जो इंसान है वो लोअर लेवल पे तो लोअर के हिसाब से सैलरी दो, अपर लेवल पे तो अपर के हिसाब से सैलरी देगी। आसान है, पे स्केल के हिसाब से आप सैलरी दोगे। अगला चीज जॉब इवोल्यूशन। जॉब इवोल्यूशन आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था भाई। जॉब इवोल्यूशन में मैंने साफ साफ बताया था, जॉब इवोल्यूशन में क्या होता है, क्या बोलते हैं, हमको ना देखना होता है कि किस हिसाब से किस इंसान को कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी है ना। हाँ जी, तो जहां पे जिस इंसान को जिस हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करनी थी वो चीज बता देती है हमें जॉब स्केल, मतलब जॉब इवोल्यूशन। तो जब आपने जॉब इवोल्यूशन किया होगा तो आपको पता चल गया होगा किस इंसान को कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी है। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जॉब इवोल्यूशन की हेल्प से इंसानों का पे स्केल निकाल, मतलब पे स्केल निकाल सकते हो किस एम्प्लॉय को आपको कितना पे स्केल प्रोवाइड करना है, ठीक है। कंपनसेबल फैक्टर्स, कंपनसेबल फैक्टर्स भाई उसी के अंदर जॉब इवोल्यूशन के अंदर मैंने बताए थे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी कंपनसेशन को। आसान है ना। हाँ जी, तो उन फैक्टर्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, क्या करते हो, डिसाइड कर सकते हो कि कितना पे स्केल देना है। जैसे कि इस चैप्टर में बताए थे मैंने कंपनसेबल फैक्टर्स, जैसे कि पहले था कंपटीशन, दूसरा था भाई क्या बोलते हैं एम्प्लॉय खुद था, तीसरा था भाई, तीसरा कौन सा था, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर बताए थे मैंने। हाँ जी, वो वाले टॉपिक ही हैं। आप प्रीवियस करके वीडियो जाओगे बैक करके तो आप देखोगे प्रीवियस वीडियो में, मतलब थोड़ा बैक करके जाना पड़ेगा, देख लोगे आप आराम से। तो कंपल्सेबल जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई किसको कितनी जॉब्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। चालू करते हैं, मतलब किसको कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी है। अगला डिटरमाइनिंग ग्रेड पे, ठीक है। मैं ग्रेड पे डिसाइड करने के लिए टाइम पे, जब आप ग्रेड पे डिसाइड कर लेते हो ना, जैसे जब आपने ग्रेड पे डिसाइड कर ली कि किसको कितनी ग्रेड पे देनी है भाई, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, गवर्नमेंट जॉब ने डिसाइड कर रखी है, जैसे क्लास के हिसाब से हम ग्रेड पे देते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास को ज्यादा मिलती है, जब 2800 लगभग 4800 के आसपास मिलती है ग्रेड पे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्लास को अलग मिलती है, थोड़ी कम मिलती है, थर्ड क्लास को थोड़ी और कम मिलती है, फोर्थ क्लास को सबसे कम मिलती है ना। तो ग्रेड पे के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उनको सैलरी पे आउट कर सकते हो। अगला आता है फाइन टर्निंग रेट्स। फाइन टर्निंग रेट्स क्या सब भाई, जैसे ग्रेड में बताया तो था, जैसे कि जिसकी ज्यादा ग्रेड पे होगी, जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा उसको क्या मिल जाएगा, उतना ज्यादा उसको क्या मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी। जैसे ये सैलरी है और ये मान लो यहाँ पे हो गया ग्रेड पे, ग्रेड पे किसी का मान लो 100 है तो फिर कम सैलरी मिलेगी, जितना ज्यादा ग्रेड पे, जैसे 4800 ग्रेड पे तो ज्यादा ही सैलरी मिल जाएगी। आसान है ना। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ग्रेड पे के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगला आता है फाइन टर्निंग रेट्स ऑफ पे, यानी कि टर्निंग रेट्स आपको फाइन करने हैं, वो भी किसके, पेमेंट के, जो कि दो तरीके से फाइन होते हैं, पहला डेवलपिंग और दूसरा करेक्टिंग आउट ऑफ लाइन रेंज। करेक्टिंग आउट ऑफ लाइन रेंज, पहला डेवलपिंग रेट। देखिए आपको उनको सैलरी प्रोवाइड करनी है, और वो सैलरी किस तरीके से प्रोवाइड होती है, दो तरीके से प्रोवाइड होती है। जैसे जैसे बिजनेस में बंदा काम करते जाता है तो उसकी सैलरी क्या तो आप बढ़ाते रहोगे इस लेवल के हिसाब से, यानी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो डेवलपिंग उनको सैलरी प्रोवाइड करती है, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होता है, करेक्टिंग आउट लाइन रेंज, यानी कि ऐसी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक फिक्स कर देती है कि लोअर लेवल को इतना ही देना है, तो वो फिक्स कर देती है आपकी सैलरी इतनी रहेगी जिंदगी भर। अगर आप अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा, आपको ज्यादा आउटपुट निकालना पड़ेगा, ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, ज्यादा इंसेंटिव लेना पड़ेगा। आसान है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी सैलरी को बढ़वा सकते हो। जैसे कि नाम, जैसे आपने सुना होगा, क्या बताएं, जैसे वो जोमेटो वाला, स्विगी वाला, ये वाले जितने भी वो होते हैं, मतलब जो कंपनियां हैं वो कैसे लोगों को काम करवाती है, कैसे पेमेंट करती है भाई, या फिर जो ये होती हैं टूरिस्ट वाली, कैसे कंपनी के मतलब कुरियर वाली जो कंपनियां हैं वो कैसे पेमेंट करती है, वो हर ऑर्डर के हिसाब से बोल देती है इतने ऑर्डर पे इतने पैसे आपको मिलेंगे। हाँ जी, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है जो कि हर वर्कर के लिए सेम रहेगा और वो कभी बढ़ेगा नहीं। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा इंसेंटिव की तरह ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा लेबरी करनी पड़ेगी, है ना भाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रेड पे डिसाइड कर सकते हो। इतने सारे मेथड हैं, किसी भी मेथड का यूज कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी भी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो किसको कितनी पेमेंट
करनी है। आगे चालू करते हैं भाई, चैलेंजेस रिगार्ड्स कंपनसेशन डिजाइन। जब हम कंपनसेशन डिजाइन करते हैं कि किसी इंसान को कितनी सैलरी देनी है, तो चैलेंजेस क्या आते हैं, दिक्कतें क्या होती हैं। पहली दिक्कत भाई फेयर एंड इक्वल, यानी हमसे फेयर और इक्वल डिसीजन नहीं लिया जा सकता। मतलब कि जो क्या बोलते हैं सैलरी हम डिसाइड करते हैं हर किसी के लिए फेयर नहीं होती। जैसे कोई एम्प्लॉय है वो भी उतना ही काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय वो उतना ही भी काम कर रहा है, मतलब दोनों लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं मगर दोनों को बराबर बराबर सैलरी दे रहे हैं। लेकिन वो बंदा ईमानदार है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये थोड़ा बेईमान है, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो क्या ये फेयरनेस हुई? नहीं ना भाई, सबको सैलरी बराबर बराबर दे दी हमने तो, है ना। तो इस वजह से हम फेयर और इक्वल कभी भी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाती है सैलरी प्रोवाइड करने के टाइम पे। अगला टू इंक्रीज इमेज, यानी कि कभी कभार हमारी कंपनी कर देती है लोगों को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी प्रोवाइड कर देती है। किस लिए? ताकि मार्केट में उसकी इमेज क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हो वो सोचे मैं अच्छा काम करूंगा, इसलिए इस वजह से मेरे को इस कंपनी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये सैलरी भी क्या देती है, ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है। आसान है ना। तो अपनी इमेज बढ़ाने के लिए मार्केट में ये लोग क्या कर देते हैं, सैलरी इंक्रीज कर देते हैं। तो इस वजह से भाई ये काम की वजह से इंक्रीज नहीं हो रही सैलरी, ये अपनी इमेज की वजह से बढ़ा रहे हैं वो उनकी सैलरी। तो इस वजह से दिक्कतें आती हैं किसके अंदर, कंपनसेशन देने में। ठीक है भाई, हाँ जी, कंपनसेशन काम के हिसाब से नहीं दी जा रही, वो किसके हिसाब से दी जा रही है, उनकी इमेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू कॉस्ट कंट्रोल, भाई कई बार ना सैलरी कम कर दी जाती है, किस लिए, कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वजह से दिक्कत क्या हो गई, प्रोडक्शन के हिसाब से हम सैलरी नहीं दे रहे, या फिर काम करने के हिसाब से सैलरी नहीं दे रहे, हम कोस्ट को कम करने के लिए लोगों की सैलरी काट ले रहे हैं। समझ में आया? हाँ जी, तो इस वजह से ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टू अट्रैक्ट एचआर, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं या फिर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं बार बार, ताकि बाहर से और एम्प्लॉइज आए हमारे पास काम करने के लिए। समझ में आया? ऐसी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं किसको, कंपनसेशन को, कंपनी के। अगला चल, क्लैरिटी, कई बार क्लैरिटी नहीं होती, तो इस वजह से भी दिक्कत बन जाती है कंपनसेशन प्रोवाइड करने में, क्योंकि एम्प्लॉइज को पता ही नहीं होता कि मेरे को इस बार सैलरी मिलेगी कितनी, मैंने कितना काम किया, किस हिसाब से कितनी सैलरी मिलेगी। अगला फ्लेक्सिबिलिटी, जो मेथड हमने सेट किया है, डिजाइन किया है कि इतनी इतनी सैलरी देंगे, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें, वेट भाई एक सेकेंड, हाँ भाई श्योर है, चलो फिर चालू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है भाई, तो चालू करते हैं। बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है भाई, देखो जब हम कंपनी में जॉब डिसाइड करते, मतलब सैलरी डिसाइड करते हैं सबके लिए, तो फिर उसमें क्या होता है, हमको ने डिसाइड करती है कि इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है, मतलब लोअर लेवल पे सारी लोगों की इतनी सैलरी होगी। ठीक है, वहां पे फिर चेंजेस करने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और बार बार सैलरी चेंज करते रहना ना भाई कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, कि कभी सैलरी बढ़ जाएगी, कभी सैलरी घट जाएगी। तो फिर एम्प्लॉइज भी होते हैं ना, वो दिक्कत में आते हैं कि भाई पता नहीं सैलरी अब इस बार कितनी मिलेगी, इस बार कितनी मिलेगी, बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। तो इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटीज भी क्या बन जाती है, चेंजेस बन जाती है, कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी में कर नहीं पाते जल्दी से। ठीक है भाई, अगली चीज बोथ इंटरेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पे दिक्कत क्या बनता है, दोनों अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। मतलब एम्प्लॉय सोचता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, और क्या बोलते हैं जो एम्प्लॉयर होता है या फिर जो बिजनेसमैन होता है वो सोचता है मैं कम से कम सैलरी प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेरी कॉस्ट कम आएगी इससे। तो दोनों का इंटरेस्ट होता है, एक के इंटरेस्ट ज्यादा है सैलरी, एक का इंटरेस्ट है कम सैलरी, तो दोनों के बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा, और यहीं पे आ जाती है दिक्कत भाई, कितनी सैलरी प्रोवाइड करें। आगे चलते हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मतलब अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है सैलरी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन भाई जो एम्प्लॉयर होता है वो ज्यादातर सैलरी देना नहीं चाहता, मतलब क्या होता है वो कॉस्ट कम करना चाहता है मगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो इससे दिक्कत हो जाती है भाई, क्योंकि कंपनसेशन कम देंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा, मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी, और वो कॉस्ट को कम करने के लिए सैलरी कम करनी पड़ेगी। आसान है ना, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, मतलब इन्फ्लुएंस मतलब होते रहते हैं एक दूसरे से। तो फिर हम ठीक से फिक्स नहीं कर पा रहे कि जितनी सैलरी देनी चाहिए, मतलब कितनी सैलरी देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए। आसान है, तो सैलरी डिसाइड करने के टाइम पे ये सारी दिक्कतें आती हैं भाई हमारे सामने उठ के। आगे चलते हैं, अगला आता है बेस वेजेस क्या होता है या फिर सैलरी क्या होता है। देखो आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी आप किसी जॉब में जाते हो तो फिर आपको जो सैलरी दी जाती है, वो जो सैलरी बताई जाती है वो बेस सैलरी होती है। मतलब ये नहीं होता है आपको इन हैंड इतनी मिलेगी, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर होता है, जब भी गवर्नमेंट जॉब की निकलती है तो वहां पे जो आपको सैलरी बताई जाती है कि 38,000 मिलेगी, 40,000 मिलेगी, वो होती है उनकी बेस सैलरी, यानी कि बेस पैकेज होता है। उसके बाद भी उसके अंदर चीजें जुड़ती हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, है ना। हाँ जी, तो वो सब चीजें जुड़ती हैं। तो बात आती है बेस वेजेस या फिर बेस सैलरी होता क्या है। तो बेस सैलरी क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ पे पैकेट। जितना भी आपको पे करना है उसका फाउंडेशन, यानी कि मिनिमम आपको कम से कम इतना तो मिलेगा। यानी कि जो बेस सैलरी होती है आपकी, मान लो किसी की बेस सैलरी 50,000 है तो मिनिमम उसको 50,000 तो मिलेगा। 50,000 ये नहीं कि 50,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ड्राइविंग अलाउंस जुड़ेगा, HR जुड़ेगा, और उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस जुड़ गया, उसके बाद टिफिन अलाउंस जुड़ गया, बहुत सारे अलाउंस होते हैं। तो वो सारे अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस होता है भाई, ठीक है, मतलब कि ट्रैफिक अलाउंस होता है, वो होता है क्या बोलते हैं उसे, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है।
ठीक है। तो बहुत सारे अलाउंस होते हैं, तो ये सारे अलाउंस क्या होते हैं उसके साथ जुड़ते हैं, जिससे आपकी सैलरी जो इसकी 50,000 सैलरी होती है वो 1 लाख से ऊपर जा सकती है। जैसे कि टीचर की होती है, बेसिक सैलरी पूछोगे तो उनकी अभी भी 50 रुपया 55,000 ही है, लेकिन अलाउंस जुड़ के उनकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। समझ में आया? हाँ जी, इसी वजह से अलाउंस ज्यादा मिलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में, इस वजह से वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बेटर होती है। फिलहाल चालू करते हैं अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बेसिक वेजेस क्या होते हैं? बेस वेजेस क्या होता है? एक बेस तैयार कर देता है, एक फाउंडेशन तैयार कर देता है, जिससे पता चलता है कि इससे नीचे आपको सैलरी या फिर इससे नीचे वेजेस कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, हमेशा इससे ऊपर ही जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है भाई? हाँ जी। तो बात आती है टाइप्स ऑफ वेजेस सैलरी सिस्टम, यानी वेज सैलरी, यानी जो हम बेस तैयार करते हैं उसके मतलब टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से हम तैयार करते हैं, किस तरीके से हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो 2 तरीके हैं, पहला टाइम वेज सिस्टम और दूसरा है भाई मतलब पीस वेज सिस्टम, यानी कि एक हम ना यहाँ पे 2 तरीके से लोगों की सैलरी सेट कर सकते हैं। पहला आता है टाइम बेस्ड सिस्टम, जिसमें हम उनको जो सैलरी देंगे वो घंटों के हिसाब से देंगे, जो उनको वेजेस देंगे वो टाइम के हिसाब से देंगे। आसान है? यानी जितने घंटे वो काम करेगा उतने ही क्या मिलेगा, उसे वेजेस मिलेगा। समझ में आया? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? वेजेस इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स वर्क इनटू में रेट ऑफ पर आवर। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हम किसी इंप्लॉय को 1 घंटे के देते हैं 100 रुपए। 1 घंटे कितने देते हैं? 100 रुपए। वैसे बहुत ज्यादा दे दिए, इतने देने नहीं चाहिए। मान लो किसी इंप्लॉइज को हम 1 घंटे के 100 रुपए देते हैं और वो जो इंप्लॉइज है वो 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? पूरे दिन में 8 घंटे, यानी नंबर ऑफ आवर वर्क्स कितने? 8 घंटे, यानी वो एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है। सिंपल है। तो उसे एक दिन में कितने रुपए मिल गए? 800 रुपए मिल गए। समझ में आया? आसान है? यानी कि टाइम के हिसाब से आपको पैसे दे रहे हैं। 1 घंटे कितने रुपए देंगे? 100 रुपए। तो वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे के कितने रुपए? मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। आसान है? तो टाइम के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, हर घंटे के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कहां पे सूटेबल होता है ये वाला मेथड कि घंटों के हिसाब से पैसे देंगे? पहली चीज, जहां पे आपको क्वालिटी अच्छी करनी हो, मतलब क्वालिटी अच्छी करनी हो ना, तो वहां पे क्वालिटी अच्छी करने के लिए हमें घंटों के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जब भी आप घर बनवाने जाओगे तो 2 मेथड होते हैं घर बनवाने के लिए। पहला मेथड होता है ठेकेदारी सिस्टम, कि आप एक बार ठेकेदार को पैसे दे दो, वो अपना टाइम टू टाइम बना के दे देगा। मतलब कम से कम, मतलब आप जो भी पैकेज हो आपका, मान लो 10 लाख 20 लाख जो भी आपके रुपए ठेकेदार ने जितने मांगे उसको प्रोवाइड कर दो, वो अब उसकी हेड है, सारा सामान वो लेके आएगा, सारा काम वो करेगा, सब चीज बना के देगा। आसान है? हाँ जी। ये होता है ठेकेदारी सिस्टम। दूसरा होता है भाई, क्या बोलते हैं, आप एक मिस्त्री खुद लेके आओगे और उससे बोलोगे भाई तेरे को रोज घर बनाना है, और वो मिस्त्री रोज घर बनाएगा और रोज अपनी सैलरी लेके जाएगा, यानी कि 800 रुपए 900 रुपए जो भी उसकी बनते होंगे एक दिन की दिहाड़ी, वो उतना लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप उस मिस्त्री को लेके आए हो, आप बैठ के देख रहे हो भाई तो कोई ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तो अपने टाइम के हिसाब से पैसे दिए हैं, पूरे घंटे के पैसे दिए, पूरे दिन के पैसे दिए, तो पूरे दिन आप उससे काम करवाओगे। आसान है ना? जिससे आप उसमें निगरानी रखोगे भाई पूरा घंटा पूरे दिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हर घंटे के पैसे दे रहे हैं, पूरे दिन के पैसे दे रहे हैं, तो पूरे दिन उससे काम करवाओगे। समझ में आया? पूरे दिन के पैसे दोगे आप उसे। लेकिन वहीं पे जहां पे हमने ठेकेदार को पैसे दे दिए, पूरे दिन के पैसे नहीं दिए, हमने काम पूरा होने के पैसे दिए, अब वो चाहे कैसे भी काम करे, कितनी जल्दी करे, दिन में करे, रात में करे, वो उसकी मतलब कि वो उसकी मेहनत है अलग से। ठीक है भाई? तो इससे जो होता है ना, वो क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि हम बार बार चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने पूरे टाइम के पैसे दिए होते हैं। और जो वो होता है ठेकेदारी वाला सिस्टम, उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वो काम जल्दी हो जाता है मगर उससे क्वालिटी नहीं आ पाती। आसान है? हाँ जी। तो इससे क्वालिटी अच्छी आती है। दूसरा, जॉब रिलेटेड टू ऑफिस, ऐसी जॉब है ना ज्यादातर ऑफिस में करवाई जाती है, क्योंकि ऑफिस में जो अकाउंटेंट का काम है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई और मेथड निकाल सकते हैं क्या? हम पीस के हिसाब से, काम के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से उसे पैसे दे सकते हैं? नहीं। ऐसे काम जो होते हैं, जैसे सीए का अकाउंटेंट है, मतलब सीए का काम है, या फिर जो अकाउंटेंट का काम होता है, वो क्या काम का होता है भाई, कि वो एकदम से मतलब कि जब उसको टैक्स वैक्स भरने का काम है, या फिर ऑडिटिंग करने का काम है, या फिर जो भी काम है, काम पूरा होने के बाद उसको पेमेंट दी जाएगी, तो उसके काम के बदले में, यानी कि उसको जॉब करने के बदले में पैसे मिलते हैं। जितने घंटे का आप काम करोगे उतने घंटे के पैसे मिलते हैं। आसान है? यानी कि ये जो जॉब है वो तब सूटेबल होती है जब आपका मेंटल वर्क हो, यानी दिमागी जो काम होता है तब हो। अगर आप फिजिकल वर्क होता है तब ये उतना सूटेबल नहीं होता, उस टाइम पे ये सूटेबल होता है। अगला, वेयर इक्विपमेंट इज कॉस्टली, जहां पे इक्विपमेंट कॉस्टली आते हैं ना, वहां पे आप घंटों के हिसाब से काम देते हो। आसान है भाई? हाँ जी। जहां पे महंगे वो होते हैं ना इक्विपमेंट, उस वहां पे हम घंटों के हिसाब से काम देते हैं। अगर हमने प्रोडक्शन के हिसाब से काम दे दिया, या फिर जितना माल बनेगा उतने पैसे देंगे आपको, तो माल बनाए जाएंगे, तो हमारी जो कॉस्टली वो है मशीनें हैं या फिर जो चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी इतनी जल्दी प्रोडक्शन करने की वजह से। तो इस वजह से ये वाला मेथड कहां पे सूटेबल होता है, जहां पे जो हमारे इक्विपमेंट है वो महंगे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं आराम से तरीके से काम हो, क्वालिटी हमारी निकल के आए प्रोडक्ट की, इसमें उस काम पे ये वाला टाइम वेजेस क्या होता है, सूटेबल होता है। बात करते हैं फायदे क्या होते हैं इससे। ये मेथड बहुत सिंपल होता है भाई। दूसरा फायदा, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी जो वर्कर होता है, काम करने वाली जो लेबर है, वो सिक्योर हो जाता है कि मेरे को 1 घंटे के इतने पैसे तो मिलेंगे, चाहे मैं कम काम करूं चाहे मैं ज्यादा काम करूं। आसान है ना? हाँ जी। तो वो सिक्योर हो जाता है कि उसको इतने पैसे मिलने वाले हैं 1 घंटे के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से।
इक्विटी यानी कि क्या बोलते हैं, समानता होती है कि आप जितना काम करोगे तो फिर उतनी पैसे मिलेंगे आपको, समझ में आया? हर एक एम्प्लॉय के लिए उतना ही होता है, इक्विटी होती है। बेटर क्वालिटी, इससे क्वालिटी क्या निकल के आती है, बढ़िया क्वालिटी निकल के आती है। आगे चलें, दिक्कतें क्या आती है, इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, मतलब कुछ टाइम तो ऐसा होगा कि जैसे मान लो किसी वर्कर को मैंने बोल दिया भाई तो लेबर करनी है, तो ये घर बनाना है, मतलब कि दीवार खड़ी करनी है, तो दीवार खड़ी करने में स्टार्टिंग में तो वो 2-3 घंटे क्या करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा ताकि निकाले ना, और जब 1-2-3 घंटे हो गए फिर उसके बाद वो कर देता है भाई कि अब चाय पीने जा रहा हूँ, अब ये करने जा रहा हूँ, टॉयलेट करने जा रहा हूँ, मतलब टाइम वेस्ट करना चालू कर देंगे। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन अच्छा करेंगे लेकिन बाद में सोचेंगे क्योंकि हर घंटे के उतने ही पैसे मिलने हैं, चाहे काम करो चाहे मत करो, तो फिर वो टाइम वेस्ट करना चालू कर देते हैं, समझ में आया? हाँ जी, यानी कि इनसफिशिएंसी होती है, मोटिवेशन कम मिलता है। क्यों मोटिवेशन कम क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि मैं काम करूं चाहे ना करूं, पूरे घंटे के हिसाब से, पूरे दिन के हिसाब से पैसा मिल ही जाएगा, तो इस वजह से वो इन मोटिवेशन कम हो जाती है कि भाई मोटिवेशन नहीं हो पाता कि मेरे को अच्छे तरीके से काम करना है। बल्कि अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हैं ना भाई, प्राइस वेज मेथड, मतलब कि पीस वेज मेथड, जितना माल बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, तो वहां पे मोटिवेशन होता है, जितना ज्यादा माल बनाएंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, ज्यादा माल बनाओगे तब भी उतना पैसा, कम माल बनाओगे तो उतना ही पैसा, तो यहाँ पे मोटिवेशन की कमी हो जाती है। अगला आता है स्ट्रिक्ट सुपरविजन। यहाँ पे आपको ना सुपरविजन रखना पड़ता है, देखना पड़ता है बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको खुद को खड़े होकर देखना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप काम करके निकल जाएगा, क्योंकि उसको पैसे कमाने की जरूरत है, उसके पास मोटिवेशन का तरीका है, आसान है। तो ये सब होती है भाई सुपरटेबिलिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स किसके, टाइम वेज सिस्टम के। अगला आता है भाई पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम क्या होता है, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से उसको माल बनाना है, जितना माल वो बनाए, जितना प्रोडक्ट वो बनाएगा, ठीक है, उसको उतने हिसाब से क्या मिलेगी, उसकी सैलरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो उसको एक प्रोडक्ट का मैं दे रहा हूँ 50 रुपए, कितने रुपए दे रहा हूँ, 50 रुपए, आसान है। हाँ जी, और उसने बनाया पूरे दिन में 10 माल, 10 क्वांटिटी बनाया, समझ में आया? तो 50 इंटू में 10, उसको कितने रुपए मिलेंगे, बस खाली 500 रुपए मिलेंगे, यानी जितनी क्वांटिटी वो बनाएगा उसके हिसाब से उसको पैसे देने, आसान है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वेजेस कितनी मिलेगी उसे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू में रेट पर यूनिट, जितना पर यूनिट का रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना भी उसने माल बनाया है, आसान था भाई, बढ़िया। तो इसके अंदर फायदा क्या होता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि वो मोटिवेट रहता है कि जितना माल बनाऊंगा उतना पैसा, जितना माल बनाऊंगा उतना पैसा। इस वजह से क्या होता है भाई, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। वो सोचता है जितना ज्यादा माल बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा, तो बढ़ाओ माल, आसान है। यहाँ पे नहीं होती प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी निकल के आती है मगर प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि वो कहता है ज्यादा माल बनाओगे तब भी उतना पैसा, कम माल बनाओगे तब भी उतना पैसा मिलेगा, टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगला फिजिकल वर्क में ज्यादा काम आता है, मेंटली वर्क में इतना काम नहीं आता इसका। तो यहाँ पे हम क्योंकि मेंटली वर्क जो होता है उसको नाप नहीं सकते, जैसे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं बंदे, उनको नाप नहीं सकते कि उसने कितना काम किया और कितना ना काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आप नाप सकते हो ना कि कितना आउटपुट आया कितना आउटपुट नहीं आया। तो फिजिकल वर्क में ज्यादा काम आता है इसका। अगली चीज, इससे प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये इसकी सूटेबिलिटी हो, जहां पे आपको प्रोडक्शन बढ़ाना हो, जहां पे फिजिकल वर्क हो, जहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, इस मेथड का, ठीक है। हाँ, जिसके मेरिट्स क्या होते हैं भाई, यही है, जैसे मेरिट्स है ये मेरिट्स, सूटेबिलिटी सूटेबिलिटी, डिमेरिट्स डिमेरिट्स, जगह नहीं थे इस बारे मैंने ऐसे लिख दिया, मैं बार बार लिखूंगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगला मोटिवेशन, भाई इससे मोटिवेट होते रहते हैं लोग, क्योंकि हमें पता है जितना माल बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा, इस वजह से लोग क्या होते हैं, मोटिवेट रहते हैं पहले से। फेयरनेस, यहाँ पे फेयरनेस है भाई, जितना माल बनाओ उतना पैसा खाओ, ठीक है। अगली चीज सिंपल मेथड है, जितना पैसा माल बनाएंगे उतना पैसा कमाएंगे, तो सिंपल मेथड। अगली चीज बात आती है डिमेरिट्स, दिक्कतें क्या होती है इस मेथड में, इसमें क्वालिटी नहीं बन पाती, वो काम कई बार ज्यादा, क्योंकि जितना माल बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा, तो जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना पैसा मिलेगा, इस वजह से वो ज्यादा प्रोडक्शन की लालच में प्रोडक्शन करते ही जाते हैं, लेकिन क्वालिटी पे चेक नहीं करते, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती करती वो लोग, समझ में आया? हाँ जी, तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ पे ऐसा होता है कि स्पीडिंग अप, यानी कि जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ता जाता है, मतलब स्पीड कर जाती है, तेज कर जाता है, जिससे क्या होता है हमारा ये जो कहाँ गया इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस पे फोकस करते हैं कि और तेज बनाओ जिससे ज्यादा पैसा मिले, आसान है। अगला आता है वेज इनसिक्योरिटी। यहाँ पे जो वेज है वो इनसिक्योरिटी होती है भाई, अगर किसी ने इनसिक्योरिटी क्यों होती है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी थी लेकिन यहाँ पे इनसिक्योरिटी है। वहां पे क्या था, चाहे क्या बोलते हैं कम काम करो चाहे ज्यादा काम करो, आपको फिक्स पैसा मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे इनसिक्योरिटी, अगर आपने ज्यादा काम करा तो फिर आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, अगर आपने कम काम किया तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो इस वजह से लोग क्या होते हैं, इनसिक्योर होते हैं इस जगह पे, ठीक है, काम करने में। फिलहाल तो ये टॉपिक खत्म हो गया भाई, कौन सा वाला, वेजेस वाला, वेजेस सिस्टम वाला, यानी कि बेसिक ये जो होता है पे, वो खत्म हो गया। चालू करते हैं डियरेंस अलाउंस, ठीक है। अब ये डियरेंस अलाउंस क्या होता है, डियरेंस अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसे, ना भूल गया, हिंदी में नहीं पढ़ी थी, हाँ, इसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं इसे,
महंगाई भत्ता। अब ये महंगाई भत्ता क्या होता है, देखो आपको पता है डियरेंस अलाउंस क्या था, पहले बेसिक सैलरी ही दी जाती थी, लेकिन हमने देखा धीरे धीरे महंगाई जो हो रही है वो बढ़ रही है, तो इस वजह से हमें जो सैलरी थी ना वो भी बढ़ानी थी। तो सैलरी बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बोलेंगे भाई मेरी सैलरी इतनी है, अभी सैलरी घटा भी नहीं सकते उसे फिर वापस, समझ में आया? हाँ जी, क्योंकि अगर एक बार सैलरी बढ़ गई तो उसे घटाने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, उसकी जगह हम लेके आए नई स्कीम, क्या नाम था उसका, डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी बढ़ा देंगे, अगर महंगाई कम होती है मतलब मंदी आती है मार्केट में तो सैलरी भी कम कर देंगे, लेकिन सैलरी कम नहीं होती, वो डियरेंस अलाउंस कम होता है, क्योंकि महंगाई कम हो रही है तो सैलरी कम, और क्या बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी बढ़ा देंगे। आसान है, ये मेथड लेके आए कि जिससे हम सैलरी बढ़ा और घटा सकते हैं डियरेंस अलाउंस की हेल्प से। तो डियरेंस अलाउंस होता क्या है, इट इज अ स्पेशल अलाउंस दस पेड एम्ड टू neutralize the increasing cost of living due to inflation। क्या हो गया है गाना? हाँ जी, या बताया नहीं तुमने यार कमेंट में करके गले गले कुछ। डियरेंस अलाउंस क्या होता है, इट इज ए स्पेशल अलाउंस, एक ऐसा स्पेशल अलाउंस होता है जो एम्ड करता है, क्या बोलते हैं किस पे, न्यूट्रलाइज द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ, क्या बोलते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है उसको कंपनसेट करने का काम किसका होता है, डियरेंस अलाउंस का। मतलब वही बेसिकली जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे सैलरी बढ़नी चाहिए, तो उसी रेट से सैलरी बढ़ा देंगे, किसके थ्रू, डियरेंस अलाउंस के थ्रू। आसान है, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं। अब इसको सबसे पहले डिसाइड किया गया था कब से, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुई थी ना सर, वहां से इसको डिसाइड किया गया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पहली बार घोषित किया गया था कि आपसे दिया जाएगा हर एम्प्लॉय को क्या, डियरेंस अलाउंस। ठीक है भाई, हाँ जी, और इसी वजह से इसको बोलते थे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। क्या बोलते थे इसे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। और इसके लिए पहली बार सेक्शन बनाया गया था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही सेक्शन 3, जिसका नाम था मिनिमम वेज एक्ट के अंदर, जो पिछला बताया था मैंने मिनिमम वेज एक्ट, है ना? हाँ जी, तो उसी के अंदर सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ था भाई क्या, डियरेंस अलाउंस के बारे में। ठीक है, चालू करते हैं। उसके बाद आया सीपीआई। देखो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट ऑफ वो था डियरेंस अलाउंस, उसका जो रेट था वो फिक्स्ड कर दिया था। स्टार्टिंग में हमने जो डियरेंस अलाउंस का रेट था वो फिक्स किया था कि डियरेंस अलाउंस जो है वो 10,000 रुपए डियरेंस अलाउंस हर एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। आसान है, हाँ जी। बाद में हमने उसे भी चेंज करें, क्योंकि हम देख रहे थे महंगाई अलग अलग रेट से बढ़ती है हर साल, तो हमने निकाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या निकाला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आपने गलती से 11वीं क्लास पढ़ी हो तो 11वीं क्लास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए 2 फॉर्मूले थे। पहला लैशपियर का मेथड था, जो कि था P1 अपॉन में P0 और Q0 इनटू में 100। याद है, ये था लैशपियर का मेथड। पास्चे और फिशर भी थे इसके अलावा। और दूसरा मेथड था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो इसको वेटेड मेथड बोलते थे, जिसका नाम था सिग्मा RW बटे में सिग्मा W। अगर आपने गलती से स्टैटिक्स पढ़ी हो 11वीं के अंदर तब आपको याद हो, थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता कि आपको याद होगा। फिलहाल आपके इस चैप्टर में भी है कि आपको न्यूमेरिकल ये सब करनी नहीं पड़ेंगे, बस खाली नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, वैसे 12वीं के अंदर भी था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका ये निकलता था नॉमिनल जीडीपी बटे में रियल जीडीपी इनटू में 100 करके। तो आप किसी भी तरीके से आप क्या बोलते हैं वो बता सकते थे कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। क्या फॉर्मूला होता था, नॉमिनल जीडीपी बटे में रियल जीडीपी इनटू में 100। आसान है, जैसे पुराने टाइम पे जो हमारी जीडीपी थी मान लेते हैं 100 करोड़, अब क्या हो गई हमारी 200 करोड़ हो गई। आसान है, तो 100 से 100 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 200। यानी जो 200% जो होती है वो महंगाई बढ़ चुकी है, यानी महंगाई क्या होगी, दुगनी हो गई। जीडीपी दुगनी हो गई ना, तो मतलब महंगाई भी दुगनी हो गई। तो इस हिसाब से हमको डियरेंस अलाउंस भी करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर में जो रेट थी इसकी वो फिक्स रखी गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में जो रेट थी डियरेंस अलाउंस की वो फिक्स रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से हमने क्या कर दिया, इसकी रेट को अब चेंज करना चालू कर दिया। यानी कि अब से जो रेट हो गई वो परसेंटेज में गिनी जाएगी। किसमें, परसेंटेज में, जैसे 10% या फिर 20%, इस तरीके से। ठीक है भाई, हाँ जी। तो जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो डियरेंस मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से डियरेंस अलाउंस होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड रेट हमने एक रखा, जिसमें 5 पॉइंट स्लैब जिसे बोलते हैं कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड के मतलब वर्कर हो, दूसरी ग्रेड के, तीसरी ग्रेड के, चौथे ग्रेड के और 5वें ग्रेड के, तो अलग अलग ग्रेड वाले वर्कर्स के लिए हमने अलग अलग क्या बोलते हैं जो डियरेंस अलाउंस थे वो फिक्स किए थे। कब, फिक्स रेट के अंदर। आसान है, 5 पॉइंट स्लैब बनाया था, जिसमें अलग अलग जो कैटेगरी के वर्कर होंगे उनको अलग अलग तरीके से जॉब दी जाएगी। जो कि कब बनाया गया था भाई, डीए कमीशन, मतलब डियरेंस अलाउंस कमीशन, जो कि 1967 में बना था, उसके थ्रू बनाया गया था। जिसको क्या कह के बुलाते हैं, जिसको बुलाते हैं भाई गजेंद्र गदर, हाँ जी गदर बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं इसे, गजेंद्र गदवार कमीशन। इसे क्या बोलते हैं भाई, गजेंद्र गदवार कमीशन। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी। तो डियरेंस अलाउंस कमीशन 1967 को क्या बोलते हैं, गजेंद्र गदवार कमीशन, जिसने क्या डिसाइड किया था कि अब जो एक्सचेंज रेट मतलब जो डियरेंस अलाउंस होगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो भी किसके लिए, अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स के लिए। जैसे कोई फर्स्ट कैटेगरी का वर्कर्स है उसके लिए 20%,
समझ में आया? जो सेकंड कैटेगरी के वर्कर है उसके लिए डियरेंस अलाउंस 15%। तो इस तरीके से हमने क्या कर दी थी, डियरेंस अलाउंस फिक्स कर दी थी। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस के मेथड क्या है, किस किस तरीके से हम डियरेंस अलाउंस चलते कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जो ऊपर ले बताया ना, यही मेथड है। पहला मेथड क्या आता है, फ्लैट मेथड, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में डिसाइड किया गया था, यानी कि एक फ्लैट रख दिया जाएगा डियरेंस अलाउंस को, कि जो डियरेंस अलाउंस होगी वो फिक्स होगी। जैसे 10,000 रख दिया तो हमेशा 10,000 रहेगी, चाहे वो ज्यादा कम पैसे कमा रहा हो इंसान, चाहे वो कम पैसे कमा रहा हो। आसान है? हाँ जी। दूसरा ग्रेजुएट स्केल आता है। ग्रेजुएट स्केल में हम क्या करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से नापते हैं, जैसे 10%, 20%, इस हिसाब से डियरेंस अलाउंस नापते हैं। अगर आता है भाई बेस इंडेक्स, यानी जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, डियरेंस अलाउंस नापते हैं। तीसरा आता है भाई पे स्केल मेथड। इसमें पे स्केल के हिसाब से, यानी कि जो बताया था अभी जितना उसका पे स्केल होगा, जितनी ज्यादा हायर लेवल पे वो काम कर रहा होगा, उतना ज्यादा उसे क्या मिलेगा, डियरेंस अलाउंस मिलेगा। आसान भाई, जितनी ज्यादा हायर लेवल पे काम कर रहा होगा उतना ज्यादा उसे क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। तो इस तरीके से हम डियरेंस अलाउंस नापते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ठीक है भाई? हाँ जी। तो वैसे मेरे हिसाब से भाई वो छोटा सा टॉपिक बहुत छोटा है, मैं वैसे ही बता देता हूं, आपको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ जी। टॉपिक क्या है, अलाउंस में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। बेसिक पे तो आ चुका है, डियरेंस अलाउंस आ चुका है, और कौन कौन से ऐसा अलाउंस हैं जो कंपनी वाले देते हैं। तो पहली चीज कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं भाई HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। क्या प्रोवाइड करते हैं, हाउस रेंटल अलाउंस। दूसरा होता है भाई टिफिन अलाउंस, ठीक है भाई, टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस के बाद भाई और होता है, और क्या होता है, एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, और एक होता है हेल्थ अलाउंस। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये अलाउंस चलते हैं। हाँ जी, बस इतना था। और आपके मेरे हिसाब से मैंने आपके सारा चैप्टर करवा दिया। मैं कह रहा हूँ भाई आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है बुक के अंदर, आप इतना कर चुके हो, बहुत कर चुके हो, ये मैंने बहुत करवा रखा है, ठीक है। हर एक टॉपिक हो गया, तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ रहना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। आपकी थ्योरी जो थी ये खत्म हुई, अब लास्ट चलेंगे भाई इंसेंटिव कैलकुलेशन पे, ठीक है। हाँ जी, और इंसेंटिव के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो भाई ये था बीकॉम प्रोग्राम, और बीकॉम क्या बोलते हैं ऑनर्स वालों के लिए कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बीकॉम क्या बोलते हैं, क्या नाम था, बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं ना भाई, उनके हिसाब से फिर 2 चैप्टर खत्म हो गए। एक तो कंपनसेशन वाला खत्म हो गया, और एक कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन वाले 2 चैप्टर मैंने खत्म करवा दिए भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। हाँ जी, और सच बता रहा हूँ भाई, जिसने सब्सक्राइब रखा है सच भाई सब दिल से, कलेजे से, गुर्दे से, फेफड़ों से, समझ में, शरीर के अंग से थैंक यू भाई। और जिसने नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आराम से कर दियो, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं फिर कभी आपके एग्जाम्स के बाद, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बस अगर किसी को नोट्स परचेज करने तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, व्हाट्सअप करना, कॉल करने में अच्छा नहीं लगता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।